नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ नव विक्रम सिंह भी हैं, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा हुआ अपडेट देने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव, राज्यसभा से बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे संसद में आज के एजेंडे को लेकर सभी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर होगी सामान्य चर्चा। साथ ही रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा होना भी कार्यसूची में शामिल। संसद के दोनों सदनों में आज गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य के दौरान होगी गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा। कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध। साथ ही शून्यकाल के दौरान सांसद उठाएंगे लोकहित से जुड़े हुए मुद्दे। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के 5वें दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी आपको बता देते हैं। साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल है। साथ ही साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल। साल 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए सूचीबद्ध। साथ ही विधेयकों की संभावित सूची की अगर बात की जाए तो 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 20 मार्च 2023 से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। दोपहर बाद सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विभिन्न गैर सरकारी विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद पीपी चौधरी जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद पर्वत भाई सवा भाई पटेल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद जायोंग शेरिंग नामग्याल गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे और सांसद सुरेश कुमार पुजारी कार्मिक लोक शिकायत विधि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा में पेश करने वाले। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, बहुत महत्व की कार्यसूची है और थोड़ा अन्य दिनों से शुक्रवार की कार्यसूची थोड़ी सी अलग और अलग हुआ करती है, क्या कुछ खास?
बिल्कुल प्रतिबिंब। अगर हम बजट सत्र के दूसरे हिस्से के 5वें दिन की बात करें तो पहले सप्ताह का आज आखिरी दिन है और इसी तरह आज की कार्यसूची भी काफ़ी भारी भरकम है। प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न लगे हुए हैं, जिसमें विधि, न्याय और स्वास्थ्य मंत्रालय प्रमुख है, जिनके प्रमुखता से सवाल आज लगे हुए हैं। उसके अलावा संसदीय समितियों के और सदन के पटल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज आज मंत्री रखेंगे। चूंकि आप जानते हैं पहले हिस्से में बजट पेश होने के बाद दूसरे हिस्से के ब्रेक के बीच में संसदीय समितियां मंत्रालयों के हिसाब से जिस बजट के अनुदान मांगों की जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं मुद्दों की और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं। तो उस कड़ी में भी आज बहुत सारी संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज सबमिट होनी है, जिनके अनुदान मांगों पर जो संसदीय समिति ने पड़ताल की है और अपनी सिफारिशें दी है। इसके अलावा आज बजटीय प्रक्रिया के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो कि यूटी बन चुका है और उसके बाद उसका बजट, चूंकि वहाँ पर अभी कोई विधानसभा नहीं है तो वो उसका बजट संसद से ही पारित होना है, तो उसका बजट आज की सूची में शामिल है। और जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से वहां पे कानून व्यवस्था, सुरक्षा के लिहाज से स्थिति सुधरी है और विकास कार्यों में तेजी आई है, केंद्र की योजनाएं सीधा वहां तक पहुंच रही हैं, तो उस लिहाज से यह बजट काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर हम देखेंगे कि संसद के अंदर खासतौर से लोकसभा में आज विस्तृत चर्चा होगी और सदस्य उसमें अपने अपने सुझाव देंगे। उसके अलावा अगर हम देखें आम बजट के लिहाज से तो रेलवे मंत्रालय के अनुदान मांगों से जुड़ा हुआ चर्चा भी आज की कार्यसूची में शामिल है। हम जानते हैं पहले रेल बजट अलग से आया करता था प्रतिबिंब, अब वो मुख्य बजट में ही समाहित हो गया है, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रेल के अनुदान मांगों पर चर्चा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें हजारों लाखों लोग का रोजगार जुड़ा हुआ है। साथ ही रोजाना करोड़ों लोग रेल की यात्रा से सफर करते हैं। कहीं ना कहीं देश की परिवहन व्यवस्था की वो जीवन रेखा है, तो उस पर भी हमें एक विस्तृत चर्चा आज देखने को प्रतिबिंब मिलेगा। और चूंकि आज शुक्रवार का दिन है और 3:30 बजे से आज निजी सदस्यों के कार्यों का दिन होता है सरकारी विधेयकों के अलावा, तो शुक्रवार को एक सप्ताह निजी विधेयक पर चर्चा होती है और एक सप्ताह निजी संकल्प पर। तो आज निजी विधेयकों का दिन है, जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा निजी विधेयक आज सदन में पेश किए जाएंगे इंट्रोड्यूस होने के लिए। उसके बाद आज लिस्टेड जो चर्चा के लिए है उसमें जो सूरज, हम जो है प्रश्नकाल में कौन से महत्व के प्रश्न होंगे और निजी विधेयक कौन कौन से आज सदन के भीतर रखे जाने हैं और उन पर चर्चा होगी, विचार के बाद पारित करने के लिए आएंगे, उस पर हम विस्तार से चर्चा के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और माननीय सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत कुमार जी, बीजेडी के राज्यसभा सांसद, आपका स्वागत है। अगर बात करें दीपक प्रकाश जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, फाइनेंस बिल जो है पास होना इस जो है सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बजट सत्र का पहला चरण जितना बजट को पेश करने के लिए महत्व रखता है, बजट पारित कराने के लिए जो दूसरा चरण है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि देश की 130 करोड़ जनता को यह विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम किया, मान सम्मान और स्वाभिमान को खत्म करने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी आज इस विषय पर क्षमा मांगेंगे देश से और ये पूरी तरह से संसद सुचारू रूप से चले, ये सबकी अभिलाषा है, जनता की अभिलाषा है। लेकिन जनता की भावनाओं को भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता राहुल गांधी जरूर ख्याल करेंगे। देश की भावनाओं के अनुकूल वो आज सदन में देश से माफी मांगेंगे और सुचारू रूप से सदन चले, ये हम सब लोगों का नहीं। जैसे क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है और यूटी का बजट सीधे सीधे सरोकार रखता है केंद्र सरकार से, इसलिए उसके बजट पर आम चर्चा होना और अनुपूरक मांगों पर चर्चा होना वो बेहद महत्व रखती है। तो कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है अगर सदन की कार्रवाई चलती है उसके मुताबिक? सदन चले, सुचारू रूप से चले, ऐसे कई कानून सम्मत, विधि सम्मत ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिसको सदन में पास होना आवश्यक है, उसके लिए सर्वसम्मत विचार बनना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं, देश की भावनाओं का ख्याल करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को माफी मांग करके सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करना। जी श्याम सिंह यादव जी, हमने अभी जो बातचीत की है अपने सहयोगी से या फिर हमने जो एजेंडा दिखाया है वो भी लोकसभा का एजेंडा है और लोकसभा से आप एकमात्र
प्रतिनिधि हैं आज हमारे कार्यक्रम में। अगर लोकसभा की बात करें, जिस तरीके से एजेंडे का जिक्र किया हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा ने, और उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र बजट पर चर्चा और अनुदित अनुपूरक मांगों पर चर्चा जो है आज सूचीबद्ध है। तो जम्मू कश्मीर के विकास के संदर्भ में ये चर्चा होना और फिर इसका पारित होना कितना महत्व रखता है? देखिए, सभी चर्चाएं महत्व रखती हैं। मैं पहले एक बार बता दूं कि देश के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसा अनोखा अजूबा पहली बार हो रहा है जब सत्ताधारी पार्टी ने ही एक मसले को लेकर के पार्लियामेंट को लिम्बो में डाल दिया है, होल्ड अप कर रखा। मैं जो आग्रह मैंने दीपक प्रकाश जी से किया था वही आग्रह मैं करता हूं कि हम स्टिक रहेंगे अपने एजेंडे पर कि आज सदन की कार्रवाई में जो सूचीबद्ध कार्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमने बात की है जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए बजट पर होने वाली आम चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक चर्चा को लेकर। उसको लेकर आपका क्या कहना है? उस पर भी बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे एक संक्षिप्त समय दीजिए। जैसे उन्होंने बोला जनता ने सुन लिया आपके माध्यम से, तो क्या आप मुझे जनता को इनका जवाब नहीं देना चाहते? देखिए, राहुल गांधी ने क्या बोला कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इस समय उस पर कंस्टेंट है। अब ये बहुत ही सोबर, बहुत ही देखिए, ये जो है ना सदन के भीतर भी इसी विषय को लेकर जो है समय आप सुनिए मेरे। नहीं, आप मुझे पहले बताइए। सुनना नहीं चाहते हैं, मुझे काटना चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं चाहता हूं मैं, आपको फिर से तीनों माननीय सांसदों से उसके उल्टे देखिए श्याम जी एक मिनट किसी आदमी ने बोला कि हिंदुस्तान में जन्म लेना अपराध है, मतलब पाप है, समझ रहे हैं? नहीं, तो मैं तीनों माननीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि हम इस पूरे कार्यक्रम में पहले उसको माफी मांगना जो एजेंडा है, जो लोकसभा का एजेंडा है और जो राज्यसभा का एजेंडा है, उस पर ही हम लोग चर्चा को केंद्रित रखने का प्रयास करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उसके बजट पर जो आम चर्चा होने वाली है और जो अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और जो है मतदान होना सूचीबद्ध है, वो कितने महत्व का है? चलिए, मैं इसी पर बोलता हूं। जब आप उसके बारे में और नहीं सुनना चाहते तो इसी पर देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला हो, देश का मसला, अनुदान का मसला हो, फाइनेंस बिल का मसला हो, हर मसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और समय के साथ ये आज पार्लियामेंट का इतना बेशकीमती समय जो है उसके लिए रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि, और हर एक माननीय सांसद समझता है कि पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए और जनता को पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन जो हो रहे हैं उसको सुनना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो पार्लियामेंट को ठप कर रहा है, एक गलत दांव लगा दिया है, मैं कहना चाहता हूं। अब अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो ये सेशन बेकार हो जाएगा, नहीं मांगी तो अगला भी सेशन बेकार हो जाएगा। उसको तो कुछ फेस सेविंग बीजेपी को खुद से ही निकालना चाहिए और चर्चा को चलने देना चाहिए। जी सुजीत कुमार जी, हमने देखा है कि सदन के भीतर बीजेडी का ये रुख रहता है कि गुण दोष के आधार पर वो समर्थन या विरोध करती है किसी विषय को लेकर। जो मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, जो आज का एजेंडा भी है, लगातार जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के बजट की चर्चा की बात हम लोग कर रहे हैं और फाइनेंस बिल पास होना इस सत्र में बेहद आवश्यक है। कितना महत्व रखता है? देखिए, जैसे हमारे साथी श्याम सिंह यादव जी ने कहा, सदन में हर विषय महत्वपूर्ण होता है, हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और आज खासकर आपने जैसे जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, उसके जो अनुदान के बारे में आपने बात किया, तो ये तो है कि उस पर चर्चा हो कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, उसमें विकास कितना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, मांग जो उसकी जो अनुदान है ये सही है कि और चाहिए, ये सब पे चर्चा होकर उसको पास करना चाहिए। और फाइनेंस बिल, देखिए राज्यसभा का ज़्यादा रोल है तो होता नहीं है फाइनेंस बिल में, ये तो बस रिटर्न होगा लोकसभा को। लेकिन जो बड़ी मुद्दा है जो आप उठा रहे हैं बार बार, कि जो सदन में जो हंगामा और जो डिसरप्शन हो रहा है, और दोनों पक्ष से ये दुख की बात है। ये जैसे साथी ने भी कहा अभी, यादव जी ने, कि ये ट्रेजरी बेंच को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी मांग है, अगर उनको लगता भी है कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, मैं इसमें थोड़ा उनसे असहमत हूँ। राहुल गांधी का एक दो वाक्य जो है वो नहीं था कहने, वो एक पर्टिकुलर उनका स्टेटमेंट भी है वहाँ पे,
मैं बस इसको बोल के इस मुद्दे पे आता हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज इन पेरिल, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो यूएसए और यूरोप क्या कर रही है? यूएस और यूरोप को इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये बहुत ही गलत, मेरे को लगता है कि बहुत ही गलत बात वो देश के बाहर उन्होंने कहा। तो इस पे चर्चा करिए, इस पे आप सदन को आप हॉस्टेज नहीं कर सकते, खासकर जब आप रूलिंग पार्टी हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी भी नहीं चाहती कि सदन चले, और सदन में बहस नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे, अदानी इश्यू है, ये सब पे चर्चा क्यों नहीं होगी? सदन में होना चाहिए। तो मुझे लगता है तो अब क्या बोले, देखिए मैं तो, आपने तो हमारी पार्टी के बारे में कहा ही, हम तो हमेशा एक सकारात्मक राजनीतिक दल के जैसे बिहेव करते हैं, हम लोग कभी वेल पे नहीं जाते। जहां सरकार का विरोध करना होता है, लगता है देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो खूब विरोध करते हैं। जहां लगता है कि देश हित में है सरकार का कोई पॉलिसी, तो समर्थन भी करते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार चले। देखिए उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और आज बहुत सारे मतलब अहम मुद्दे हैं। 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, निजी विधेयक मेरा एक लिस्टेड है, और मैं मतलब एक सांसद के 5-6 साल के कार्यकाल में एक ही बार शायद उसको मौका मिलता है लिस्ट, मतलब उसके कंसिडरेशन पासिंग के लिए, और आज मेरा लिस्टेड है। और मैं तो उम्मीद ही रखता हूँ कि, और बहुत ही अहम विषय है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बिल 2070 में जो प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट किया कि हम नेट जीरो हो जाएंगे, तो उसके लिए इंटरिम गोल्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है देश में, तो इस पे मैंने एक निजी विधेयक आज मैं मतलब फॉर्चुनेट हूँ कि आज मेरा नंबर 1 पे लिस्टेड है। देखते हैं क्या होता है। जी उम्मीद रखिए, उम्मीद ना भी रखिए, मेरा भी बिल लिस्टेड है। सब लोग चाहते हैं और कि बोलने का मौका हो, लेकिन ये बोलने का मौका देगा कौन जब सत्ताधारी पार्टी ही गलत पंगा ले ली है। इसको खुद ही हल निकालना चाहिए इसको। संजीव चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वर्चुअली हमारे साथ। संजीव जी, जैसा कि मैंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा कि वो यूटी है, और वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है अगर बजट के संदर्भ में देखा जाए केंद्र सरकार की। इस संदर्भ में भी ये विषय सदन के भीतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आपने सही कहा कि ये सत्र बहुत अहम है। जिस हिसाब से ये अनुदान मांगे वेरियस मिनिस्ट्रीज की पास होनी है, फाइनेंस बिल पास होना है, और जम्मू एंड कश्मीर का, यूटी का बजट पास होना है, तो इस सत्र का महत्व तो बहुत है। लेकिन जिस प्रकार से आक्रामक रूप कई पार्टियों ने लिया हुआ है, इंक्लूडिंग द बीजेपी, तो लगता नहीं है ऐसा कि 4 दिन तो वेस्ट हो गए ऑलरेडी। तो आज भी लग रहा है कि जैसे वो माफी मांगने पे बीजेपी स्टिक कर रही है, और उधर वो अपना अडानी इशू पे कर रहे हैं, तो दोनों तरफ आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। मुझे आज भी लगता नहीं है कि सत्र चलेगा, लेकिन ये इसका अभी इम्पास जो है, करंट इम्पास का कोई सोल्यूशन नजर आ नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ एक स्टैंड लिया हुआ है। दोनों ने, वो कह रहे हैं कि हमें बोलने दिया जाए, वो कह रहे हैं कि नहीं पार्लियामेंट का, बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट का, बिकॉज राहुल गांधी हैज सेड समथिंग आउटसाइड इंडिया, तो उनको बाहर ही बोलना चाहिए पब्लिक में, और अपॉलॉजी पब्लिक में मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी लग नहीं रहा कि अपॉलॉजी मांगने के मूड में है। तो ये शैडो, अडानी इशू एक तरफ और राहुल गांधी के रिमार्क्स एक तरफ, तो दोनों का शैडो इस सत्र पे पूरा पड़ा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और रुख जो पार्टियों का जो देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि सब पार्टियां थोड़ा इलेक्शन मोड में है, क्योंकि इस साल में 6 और इलेक्शन होनी है, 3 हो चुकी हैं, 6 स्टेट्स में और होनी है। सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक आ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है। तो these episodes are a shadow on this session of the parliament. जी, और प्रश्नकाल की भी बात कर लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े 7 प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। विधि और न्याय मंत्रालय से ई न्यायालय संबंधी परियोजना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में ई न्यायालय परियोजना की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 5 सवाल पूछे जाएंगे। मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों में एक सवाल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी व्यय से जुड़ा हुआ है। सांसद प्रश्न के माध्यम से इस व्यय में की गई वृद्धि के बारे में पूछने वाले हैं।
सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रश्न लगे हुए हैं प्रश्नकाल में कितना महत्व रखते हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आज पूछा जाना है। जी हाँ, ये सूरज, बात हो रही थी प्रश्नकाल की और आपने कहा था कि प्रश्नकाल में भी बहुत महत्व के प्रश्न हैं, उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम से जुड़ा एक सवाल भी आज पूछा जाने वाला है। कितना महत्व का है सवाल? आ रहा है। आपने जानकारी दी थी सूरज की प्रश्नकाल में बहुत महत्व के प्रश्न लगे हुए हैं, उसमें कुछ प्रश्नों के बारे में तो आपने चर्चा की थी। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम से जुड़ा हुआ महत्व का एक सवाल है, क्या कुछ कहता है ये सवाल? बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर हम प्रश्नकाल की आज बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, जिसमें आज खासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय से बहुत सारे सवाल लगे हुए हैं। जिसमें हम बात करें डॉक्टर और नर्सों की वैकेंसी से जुड़ा हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश में जो हैं उनको लेकर, और तमाम जो जो दवाइयाँ हैं वो इंटरनेट के माध्यम से जो परचेज़ की जा रही हैं उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, जिनका सीधा सरोकार हमसे और आपसे है। क्योंकि दवाइयों की इंटरनेट पे हमने देख रहे हैं ऑनलाइन आजकल ख़रीदारी का दौर है। इसमें हम देख रहे हैं कि सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन खरीदी जाने लगी हैं। कोविड काल के बाद ये और भी गति इसकी बढ़ी है। ऐसे में दवाइयों को लेकर क्या नीति है, क्योंकि जब हम दवाई लेते हैं तो वो ड्रग्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट के तहत गवर्न होती हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो क्या ये कानून उन ऑनलाइन परचेजिंग पर भी लागू होता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयाँ आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं और ऑनलाइन में क्या व्यवस्था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भारत में कितने अब तक बने हैं, इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बीते दिनों हमने देखा है देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की जो तमाम हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड किया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाया है, तो ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से हमने कोविड काल में भी देखा था, महामारी का दौर था, एक हमें डॉक्टर और नर्स स्टाफ की बहुत ज़रूरत महसूस हुई थी, तो उससे उनकी वैकेंसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ है कि कितनी वैकेंसीज रिक्त हैं और इनको भरने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा विधि न्याय मंत्रालय से बहुत सारे सवाल है, जिसमें ई कोर्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रतिबिंब आज लगा हुआ है। हम देखते हैं कि जब कोविड काल में हमने इसका अनुभूति की थी कि एक शरीर कोट लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इन प्रश्नों के संदर्भ में अपने विशेषज्ञ मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विभिन्न गैर सरकारी विधेयक पेश और विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 20 मार्च 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन के संबंध में वक्तव्य देने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 117वें प्रतिवेदन के संबंध में वक्तव्य देंगी। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करने वाली हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। सदन में पूर्व सदस्य कर्णेंदु भट्टाचार्य के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही सदन में वर्तमान सांसद जग्गेश को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी जाने वाली है। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद ब्रजलाल गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद कविता पाटीदार आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगी। सांसद प्रमोद तिवारी जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे और सांसद महेश जेठमलानी जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं नव विक्रम सिंह का, हमारे सहयोगी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। अगर बात करें आज की कार्यसूची की, बहुत ही
अलग और बहुत ही महत्व की कार्यसूची है नवविक्रम। बिल्कुल पृथ्वी, जैसा कि आपने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है आज की कार्यसूची, और शुक्रवार का दिन खास तौर पर संसद के सदस्यों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि उस दिन सरकार की ओर से जो कानून होते हैं उसके अलावा जो निजी विधेयक होते हैं, आज जैसे निजी विधेयकों का दिन है, तो वो पेश होते हैं। और उसमें जैसे कि हमारे अभी मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में, सुजीत कुमार जी, उनका नेट जीरो एमिशन को लेकर जो बिल है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया था और पूरे विश्व में कार्बन एमिशन को लेकर जिस तरीके से चिंता जाहिर की गई है जलवायु परिवर्तन को, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन विश्वास से संबंधित जो विधेयक है, जिसकी अभी आपने बात की, जॉइंट कमेटी जो अभी शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था, अब उस पर जॉइंट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये देखिए जन विश्वास से संबंधित जो विधेयक है, जो संशोधन विधेयक, उसमें जो कई ऐसे कानून हैं जिन कानूनों का अब उतना महत्व तो नहीं रह गया है, तो उन कानूनों को हटाया जाना, साथ ही व्यापार में सुगमता समेत तमाम जो उस विधेयक में मौजूद हैं विशेषताएं, साथ ही इसके अलावा डाकघर अधिनियम हो या फिर तमाम करीब 42 ऐसे कानून हैं जिनमें वो संशोधन करता है जन विश्वास से संबंधित विधेयक। तो प्रतिबिंब बेहद खास है आज का दिन निजी विधेयकों के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी निजी विधेयक इंट्रोड्यूस होंगे, साथ ही कई पर चर्चा होगी। अगर सदन की कार्रवाई सुचारू चलती है तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सुजीत जी से बात भी हो रही थी। सुजीत जी, आपके निजी विधेयक की चर्चा हमारे सहयोगी ने भी की है, और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का भी इस पर इस उत्सर्जन को किस तरीके से रोका जाए उस पर जो है बहुत जोर है। क्या कुछ कहता है आपका ये निजी विधेयक? देखिए प्रतिबिंब जी, निजी विधेयक पहले इंट्रोड्यूस होता है हाउस में, और उसके बाद लॉटरी के थ्रू से वो जो आता है, जिसका उस पर फिर वो कंसिडरेशन के लिए होता है। तो मेरा आज नंबर 1 पे कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए आज है लिस्टेड। तो ये एक अहम बिल है, मैं मानता हूँ अहम विधेयक है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन 2070 अभी 50 साल है, उसमें कोई इंटरिम माइलस्टोन्स नहीं है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, इनके अलग अलग सब प्रावधान है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है देश में जो कहता है कि हम लोग 2030 तक ये माइलस्टोन पहुंचेंगे, 2035-40 तक ये गोल रहेगी हमारी, 2070 तक ये हमारी रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। ऐसा कोई एक लेजिस्लेशन नहीं है। तो मेरा जो विधेयक है, निजी विधेयक, ये इसके बारे में बात करता है। दूसरी बात है, आज प्राइवेट सेक्टर क्लाइमेट फिनेंस में पैसा लगाने के लिए थोड़ा सा घबरा रही है, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो उनको लगता है 2070 का गोल है, बहुत लंबा गोल है, इतना मतलब कौन देखा 2070 तक। तो जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आ रहा है। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट करेगी तो हम लोग क्लाइमेट जो एक्शन प्लान कभी भी हमारा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेशंस होती है। तो कोई भी ऐसे क्लाइमेट चेंज जैसी अहम मुद्दे पे प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी का। जी श्याम सिंह यादव जी, ये बिल इसी बात में बात करते हैं। जी जी श्याम सिंह यादव जी, ये निजी विधेयक की एक लंबी फहरिस्त है, परंपरा भी रही है। कितना महत्व रखता है सदन के भीतर निजी विधेयक लाना किसी भी संसद के द्वारा, और इसकी सफलता का प्रतिशत किस तरीके से आप आंकते हैं? देखिए, ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल की सोच थी, तो बहुत अच्छा सोच के रखा गया था, लेकिन आज तक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जहाँ तक मुझे जानकारी है, केवल एक बिल को 14 बिल पास हुए हैं, जो कि हजारों बिलों की तुलना में बहुत कम है। और मैं देखता हूँ कि ये फ्राइडे को आफ्टरनून में रखा जाता है, जब ज़्यादातर सांसद अपने क्षेत्र की तरफ दोपहर के बाद रवाना हो चुके होते हैं। तो इसकी यूटिलिटी तो बहुत है, लेकिन वो ऐसे समय रखा जाता है कि जिसमें हम रोज़ हर फ्राइडे को देखते हैं कि सांसदों की उपस्थिति बहुत कम, ऑलमोस्ट नगण्य हो जाती है।
और ये तो अच्छा है, जैसे सुजीत कुमार साहब का बिल ये बोलेंगे उस पर, तो उस पर हम भी कुछ अपना इनपुट दे सकते हैं 10 मिनट का टाइम। तो सभी का एक तरह से, जितने भी एक पर्टिकुलर बिल के बारे में बोलने वाले लोग हैं, ये पार्लियामेंट न चलने से सभी का नुकसान होता है। दीपक प्रकाश जी, इसके अलावा जो है और भी जो महत्व के कार्य हैं, जैसा कि हम लोगों ने, हमारे सहयोगी ने बताया भी कि अगर प्रश्नकाल भी चलता है, चूंकि प्रश्नकाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल कंसेंस है कि इसको बाधित नहीं किया जाए, तो राज्यसभा को देखते हुए राज्यसभा की कार्यसूची में प्रश्नकाल की बात हो या फिर इन निजी विधेयकों की बात हो, कितना आपको लगता है कि आज की कार्रवाई को खास बनाते हैं? देखिए, हर मुद्दे, हर प्रश्न सदन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जनता के जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, उनको भी जनता बहुत बारीकी से देखती है कि जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं और उन विषयों को कैसे वो रख रहे हैं। इसलिए जन मुद्दे के विषय तो आने ही चाहिए और उसके समाधान भी निकलने चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो सब, जहाँ तक प्राइवेट बिल्स का सवाल है, प्राइवेट बिल्स में भी अच्छे विषय आते हैं, गहरे विषय आते हैं और हम कह सकते हैं कि मूल्यवान विषय आते हैं, समाज के हित के लिए आते हैं। ये ठीक है कि उसको विधायी रूप में कितना स्वीकार हुआ, ये अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के वो बहस भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, देश के हित के लिए और समाज के हित के लिए होता है। अब जैसे आज ही इनका बिल आने वाला है, तो वो बिल देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, नेट जीरो पर आने वाला है, क्लाइमेट चेंजेज पर चीज़ें बहस होने वाली हैं, ऐसे कई विषय हैं, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका लगातार पिछले बार से जो रही है भूमिका, पेगासस वाले मामले में मानसून सत्र में उपस्थित था, किस प्रकार से उनका रोल था, देश को दिग्भ्रमित करने का किस प्रकार से प्रयास किया था और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में उनको मुंह की खानी पड़ी। नोटबंदी के सवाल पर इसी प्रकार से सदन को चलने नहीं दिया था विपक्ष ने, राफेल सौदे पर भी इसी प्रकार से चलने नहीं दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सही दिशा देने का काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सर्वोच्च निकालने का। इसलिए देश को दिग्भ्रमित करने का काम संजीव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी। यहाँ पर निजी विधेयकों की बात चल रही है, खासा महत्व रखते हैं, सभी माननीय सांसद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के संबंध भी वक्तव्य दिया जाता है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज वक्तव्य देने वाले हैं। ये वक्तव्य क्या कुछ कहता है? आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात करी, आज का दिन इतना महत्व रखता है क्योंकि आज कम से कम आज 68 प्राइवेट मेंबर्स बिल है जो होने हैं या डिस्कस होने हैं और कंसिडरेशन फॉर पैसेज। तो इतनी लंबी लिस्ट मैंने पहले देखी नहीं, मतलब आज 68 बिल्स हैं और हर तरह के बिल है, ह्यूमन सैक्रिफाइस को रोकने के लिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए, तो कितने तरीके के बिल हैं। लेकिन अहम मुद्दा यही है कि आज सेशन चलेगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रुख अपनाया हुआ है दोनों पार्टियों ने, दोनों तरफ के ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस ने, तो यही अहम मुद्दा है। और ये जो आपने कहा कि मिनिस्टर्स ने वक्तव्य देना है, 2 वक्तव्य हैं जी। चलिए हम लोग, क्योंकि राज्यसभा में भी प्रश्नकाल बेहद महत्व का होता है, उस पर बात कर लेते हैं। राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आज 2 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों में से एक सवाल PLI योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली कंपनियों से संबंधित है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI योजना के अंतर्गत मंत्रालय की ओर से कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। पूछा जाने वाला प्रश्न सेमीकंडक्टर चिप्स और अवयव के निर्माण से भी संबंधित है। इसके साथ ही आज रेल मंत्रालय से सर्वाधिक 6 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों में से एक सवाल रेल मंत्रालय की नई योजना अमृत भारत स्टेशन से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत देश के चुनिंदा स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा।
जी हाँ, अगर बात करें प्रश्नकाल के जो है इतर, तो आज भी लोकसभा की कार्यसूची में विधेयकों की संभावित सूची में आज 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने हैं और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को पेश करने वाली हैं। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। शुक्रवार को होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज भी शामिल है। लोकसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर डाल लेते हैं। सांसद सुधाकर तोकाराम श्रृंगारे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद प्रोफेसर डॉक्टर राम शंकर कठोरिया प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2019 की धारा 20K का संशोधन आदि पेश करेंगे। सांसद राकेश सिंह भारत का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 पेश करने वाले हैं। सांसद हेमंत पाटिल दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2019 धारा 451 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद जसवीर सिंह प्लास्टिक विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद सु थिरुनवुक्करास बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सांसद गोपाल चेन्नई शेट्टी की ओर से पेश लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 19K का अंतस्थापन पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था। वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद सुशील कुमार सिंह समान सिविल संहिता विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद मनोज किशोर भाई कोटक मानसिक विमंदित बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद सुब्रत पाठक सुगंध बोर्ड विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद NK प्रेमचंद्रन विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 धारा 12 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर शशि थरूर कानूनी कार्रवाई के बिना दंड देने से संरक्षण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में भी आज गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद हरनाथ सिंह यादव वक्फ निरसन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद इरण कडारी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद विनोय बिस्म मानव बलि और अंधविश्वास पर आधारित अन्य प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद P विल्सन संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 16 का संशोधन और संविधान संशोधन विधेयक 2023 7वीं अनुसूची का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद सुजीत कुमार पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इसके अलावा वो भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 2023 धारा 24K 300K 302K का अंतस्थापन और केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करने वाले हैं। इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। वो इस तरह हैं। सांसद डॉक्टर V शिवादासन संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद अनिल देसाई संविधान संशोधन विधेयक 2020 नए अनुच्छेद 47K का अंतस्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद सुजीत कुमार नेट जीरो उत्सर्जन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद सरोज पांडे भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सांसद सुखेंदु शेखर रॉय जमानत विधेयक 2017 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।
सांसद संतोष कुमार पी भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करने वाले हैं। गैर सरकारी विधेयक के बाद की चर्चा हमने यहाँ पर बहुत बारीकी से की है। यहाँ पर एक विषय है सेमीकंडक्टर चिप्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आज पूछा जाने वाला है और हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप जो है ताइवान की उसमें मोनोपोली है और कोशिश की जा रही है भारत को इसका हब बनाने की। कितना महत्व का प्रश्न? सुजीत जी। हाँ देखिए, ये तो मेरा पर्सनल रुचि भी है इस विषय पे। मैं ताइवान भी गया था अक्टूबर में और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये विषय है। इस पे आज चाइना की जो मोनोपोली है इसको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जाके चाइना की जो इकोनॉमिक जो माइट है, जो दादागिरी है, ये कम होगा। और सबसे हमारे पास सबसे अच्छा जो मौका है ताइवान के साथ संबंध बनाने का, मैं नहीं कह रहा हूँ राजनीतिक संबंध, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्योंकि ताइवान के पास भी जो चिप डिज़ाइन की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास है। अभी चाइना 0.2 नैनोमीटर की एक्सपर्टीज डेवलप कर चुके हैं जो यूएस के पास भी नहीं है। तो और वो इसको भारत के साथ मिलके इसको भारत की सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो जो वेदांता और फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर यूनिट आने वाला है गुजरात में, इस पे एक सवाल है आज प्रश्नकाल में। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है और ये इसको सरकार बहुत जल्दी इसको फंक्शनल करना चाहिए। और ताइवान चाहती है कि देश के साथ अच्छा संबंध बने और ज़्यादा फ़्लाइट्स हो, ताकि उनके ज़्यादा इंजीनियर्स आ सकें यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट जा सके ताइवान में पढ़ने के लिए। तो मैं कहता हूँ इंडिया को अभी एक बहुत अच्छा मौका है एक फैब जो सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन एंड सेमीकंडक्टर का हब बनने का। जी, और इसके अलावा रेलवे मंत्रालय से भी कुछ महत्व के प्रश्न लगे हैं, जिसमें अमृत भारत स्टेशन की बात भी पूछी जानी है। अमृत भारत स्टेशन की बात की जाए, श्याम सिंह यादव जी, लगातार कोशिश की जा रही है, विस्तार किया जा रहा है एक तरीके से रेलवे का, और साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं देश में, और कहीं ना कहीं हम कुछ कदम जो है बेहतरी की और क्या रेलवे के क्षेत्र में भारत कदम रख रहा है? देखिए क्या है, रेलवे का चाहे सेफ्टी हो, चाहे लेइंग ऑफ न्यू ट्रैक्स हो, चाहे नई ट्रेनों का लॉन्च हो, और चाहे रेलवे स्टेशंस का खूबसूरती फैसिलिटीज़ को दिया जाना, बहुत कुछ काम है रेलवे के पास, बहुत बड़ा काम है। और उतने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि रेलवे के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, वो डिफेंस उस मिनिस्ट्री के पास और रेलवे के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। तो उस लैंड बैंक को अगर एक इनोवेटिव ढंग से, एक कमर्शियल ढंग से उसको यूज़ किया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट भी है आज की तारीख में, तो रेलवे को बहुत पैसा मिल सकता है और उस पैसे को वो रेलवे के सुधार में, रेलवे के बढ़ोतरी में लगा सकते हैं। जी जी। इसके अलावा एक कोशिश सरकार की तरफ से जो है प्राइवेट पार्टनर्स को भी जो है रेलवे के विकास से जोड़ने की कोशिश की गई थी, वो कितनी फलीभूत हो रही है केंद्र सरकार के प्रयास की अगर बात की जाए तो? दीपक, देखिए अभी तो दीपक जी से बात। देखिए, गुणवत्ता आधारित रेलवे आज जन सेवा में लगी हुई है और हम मानते हैं कि पिछले सरकारों से अगर तुलना की जाए तो चाहे ट्रैक के सवाल हो, सर्विस के सवाल पर हो, क्वालिटी और समय पर पहुंचने का सवाल हो, आज रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का सवाल हो, और किसी भी विषय पर तुरंत संज्ञान लेने वाली सरकार जन सेवा के संदर्भ में, तो बेहतर सेवा का संकल्प लेकर रेलवे काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। जैसा यादव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि इसके पैसे की अभाव और अभाव के पैसे के आर्थिक अभाव के कारण जो क्वालिटी बेस और जो हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, देश की सरकार जो चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा तो आती है पैसे के आर्थिक अभाव के कारण। उन चीज़ों को हम कैसे अपने संसाधनों के माध्यम से उसको अर्जित करते हुए रेलवे को हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे दें, इसका सबका प्रयास है। और भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बेहतर काम हो रहा है। जी जी। हम कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की रेलवे को देख रही है, बेहतर रेलवे को देख रही है। हम पिछले सालों की तुलना देखें। संजीव चोपड़ा जी, समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते एक टिप्पणी आपकी भी। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, सेमीकंडक्टर चिप्स और अमृत भारत स्टेशन जैसे महत्व के प्रश्न
आज पूछे जाने वाले हैं। जी, बड़े महत्व के प्रश्न है। पीएलआई स्कीम के मुताबिक गवर्नमेंट इंसेंटिव देना चाह रही है कि प्रोडक्शन किसी ना किसी तरह इंडिया में बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ इंडिया में बढ़े। सिमिलरली सेमीकंडक्टर चिप्स जो कार्स में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब उसमें यूज हो रही हैं, जो हाई एंड कार्स हैं, अदर्स में उनकी शॉर्टेज चल रही है, तो उनकी प्रोडक्शन इंडिया में बनने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। बिसाइड्स आपने अमृत भारत स्कीम की बात करी, जो रेलवे स्टेशन इंडिया में की सिटीज में उनको रीडेवलप किया जा रहा है ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली, कि इंडिया कैसे प्रगतिशील आगे बढ़ता जा रहा है और कैसे उसको और बढ़ाना है। तो ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अहम मुद्दा यही है कि सेशन चलेगा कि नहीं। जी, चलिए हम उम्मीद पर ही जो है कायम रहते हैं और सदन की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चलेगी। आप हमारे साथ वर्चुअली जुड़े संजीव चोपड़ा जी और दीपक प्रकाश जी, आप, सुजीत कुमार जी आप, और श्याम सिंह यादव जी, आपने स्टूडियो में आकर समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग के साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय से महत्व के सवाल पूछे जाने हैं। सांसद मनीष तिवारी विधि और न्याय मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के संबंध में R&AW की रिपोर्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कृष्णपाल सिंह यादव आयुष मंत्रालय से राष्ट्रीय आयुध मिशन हेतु धनराशि से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद नुसरत जहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से केंद्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सों के रिक्त पदों से संबंधित सवाल पूछेंगी। सांसद गुरजीत सिंह औजला विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट संबंधी अपॉइंटमेंट्स हेतु स्लॉट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से CGHS के अंतर्गत पेंशन भोगियों को नगदीत रहित सुविधाओं से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद गोपाल चिन्हैया शेट्टी पतनपोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से नदियों के विकास से जुड़ा हुआ एक अहम प्रश्न करेंगे। सांसद बसंत कुमार पांडा आयुष मंत्रालय से केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा में चलाई जा रही परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह पतनपोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पतनों में तेल रिसाव संबंधी घटनाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद के षणमुग सुंदरम आयुष मंत्रालय से औषधीय पौधे के संवर्धन से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद ए राजा विधि और न्याय मंत्रालय से ई न्यायालय संबंधी परियोजना से संबंधी प्रश्न करेंगे। सांसद जी सेल्वम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद धर्मेंद्र कश्यप महिला और बाल विकास मंत्रालय से गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करने हेतु योजना से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद गजानंद चंद्रकांत कीर्तिकर विधि और न्याय मंत्रालय से एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कमलेश पासवान विधि और न्याय मंत्रालय से दहेज संबंधी मामलों के निपटारे से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस विधि और न्याय मंत्रालय से मानव एवं पशु के मध्य संघर्ष के पीड़ितों को राहत दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद संजय सेठ विधि और न्याय मंत्रालय से हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विधिक शिक्षा से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद हेमा मालिनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी व्यय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी।
सांसद मोहन भाई कुंडारिया रक्षा मंत्रालय से राजकोट में रक्षा एरोस्पेस उत्पादन से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी विधि और न्याय मंत्रालय से सूचना सुधार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल में कौन कौन से महत्व के प्रश्न कौन से सांसद पूछने वाले हैं उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नव विक्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, उनसे प्रश्नकाल के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। नव विक्रम, कौन से कुछ बड़े सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने हैं? प्रतिबिंब, आज अगर हम सवाल देखें तो सवालों की लिस्ट बेहद अहम है और करीब रेल मंत्रालय से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो बेहद अहम हैं। देखिए, बड़े लंबे समय से रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की बात हो रही है। इस दिशा में काफ़ी काम भी किया गया और स्टेशन, कई ट्रेन, जैसे हम वंदे भारत की बात करें या फिर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत में अब एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में, आपको जानकारी होगी। तो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, लेकिन स्टेशनों को लेकर भी एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि लगातार स्टेशनों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर किया गया है और उन्हीं से जुड़ा हुआ आज सवाल अमृत स्टेशन को लेकर सवाल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अमृत स्टेशन के ज़रिए सरकार ने करीब 1250 से ज़्यादा स्टेशनों को चिन्हित किया, जहां पर न सिर्फ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो फिलहाल अभी सुविधाएं हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, बल्कि आधुनिक सुविधाएं भी वहां तक पहुंचाई जाएंगी। तो ऐसे में ये आप जानते हैं कि रेलवे को भारत में लाइफलाइन कहा जाता है और रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और इसके अलावा रेलवे सेफ्टी से भी जुड़े हुए प्रतिबिंब सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व विरासत स्थल में शुमार हमारे यहाँ टॉय ट्रेन जो हिमालयन रेलवे है उसके कोचेस को लेकर, इंजन को लेकर चिंता जाहिर हुई है कई बार कि सेफ्टी के लिहाज से कितना बेहतर है, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाएगा। साथ ही जो ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे की बात हुई थी, कई ट्रेनों में लगाए गए हैं, उसको लेकर सांसद सवाल पूछेंगे सरकार से। तो आप जानते हैं कि प्रश्नकाल बेहद अहम है सांसदों के लिहाज से, क्योंकि वो अपने प्रश्न सरकार से पूछते हैं और इसी के जरिए देश को जानकारी। देखिए, आपने नवविक्रम बता दिया कि कौन से महत्व के सवाल पूछे जाने हैं और कौन कौन से सांसद आज राज्यसभा के भीतर प्रश्नकाल में अपने प्रश्न पूछने वाले हैं। वो फहरिस्त हमारे साथ हम जो है साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ, लेकिन अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में आज इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और उद्योग, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने वाले हैं। सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से PLI योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली कंपनियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर तंबी दुरई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले। सांसद अशोक कुमार मित्तल रेल मंत्रालय से अमृत भारत योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद जोश के मणि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के प्रभाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से YouTube चैनल्स को ब्लॉक किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले। सांसद भोला सेन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से MISK के लिए बजट आवंटन में कमी से संबंधी सवाल पूछने वाली है। सांसद P विल्सन वस्त्र मंत्रालय से प्रधानमंत्री मित्र योजना और NTTM की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद R गिरिराजन रेल मंत्रालय से MRTS CMRL के विलय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोर्डे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि वानिकी पर उप मिशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्री रेल मंत्रालय से टॉय ट्रेन के इंजन और डिब्बों को बदलने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली है। सांसद डॉक्टर
जॉन ब्रिट्रॉस रेल मंत्रालय से IRCTC द्वारा खाने पीने की चीजों के मूल्य में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद इरण कडाडी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से गेहूं के उत्पादन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आंध्र प्रदेश के केले की खेती के लिए क्लस्टर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सीमा द्विवेदी रेल मंत्रालय से यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। सांसद रामनाथ ठाकुर रेल मंत्रालय से कोविड-19 के प्रकोप के बाद रेलगाड़ियों के रुकने के स्टेशंस को समाप्त किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।